मानसखंड विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा के पारंपरिक चिकित्सा गैलरी को हमने देखा। यहाँ हमें श्री शिवम पंथी जी द्वारा बहुत ही विद्वतापूर्वक विस्तार से इस संबंध में जानकारी दी गई। हम यहाँ के स्टाफ और प्रभारी अधिकारियों का आभार प्रकट करते हैं। अब हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज गैलरी और जानते हैं इस विषय में। बॉडी सर्विस एंड ट्रेनिंग चैनल पर मैडम आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मिसेस तमन्ना बोरा है और मैं अभी यहाँ पे मानसखंड विज्ञान केंद्र में जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की गैलरी देख रही हूँ। ठीक है, तो मैं आपको ब्रीफ इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज बेसिकली क्या होता है ना, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है, ये यहाँ पे आप सब लोगों को या छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं ना उनको सब कुछ बताया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्ट है यहाँ पे क्या है, काल्पनिक चीज़ें बताई गई। कई सारी चीज़ें होती है जो हम लोगों की बातों पे विश्वास कर लेते हैं ना, तो ये आप आगे आएंगे तो आपको कुछ काल्पनिक बातें जैसे कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक उच्चारण एक ही है, यानी कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग आर द सेम। ये आपका क्या है, काल्पनिक चीज़ है, बट रियलिटी क्या है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कि वो दोनों सेम नहीं है, क्लाइमेट चेंज अलग है ना, और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अलग है। जो हमारा टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज़ हो रहा है नॉर्मल टेम्परेचर से, वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो इसी तरीके से अलग अलग मिथ्स और अलग अलग फैक्ट्स इसमें बताया गया है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या है, अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट जो इसका है उतने तक है तो पॉल्यूटेंट नहीं है, बट अगर इसका अमाउंट एक्सीड हो रहा है तो क्या है, पॉल्यूटेंट है। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा क्लाइमेट चेंज को हम कैसे समझ सकते हैं, जलवायु प्रणाली की समझ किस तरीके से हम कर सकते हैं, आपको यहाँ पे इस पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव और जलवायु परिवर्तन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इनका वीडियो चल जाएगा। ठीक है, ये आपको सब कुछ इसी के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। पृथ्वी सजीव प्राणियों के लिए सुविधाजनक स्थान है। यहाँ पौधे और मानव सहित जीवों के रहने और जीवन यापन करने के लिए बिल्कुल सही। ठीक है, इसके अलावा जैसे मौसम बनाम जलवायु क्या है, मौसम क्या होता है, जैसे अगर हम आपका डेली रिकॉर्ड देखें या वीकली रिकॉर्ड देखें या ईयरली देखें या मंथली देखें तो उसे कहते हैं वेदर, है ना। लेकिन अगर हम 30 साल से ज़्यादा का डाटा देखें अगर, तो उसको क्या कहा जाता है, जलवायु। जैसे हम देख रहे हैं अल्मोड़ा की जलवायु क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। 30 साल पहले यहाँ पे मौसम अलग तरीके का हुआ करता था, अब यहाँ पे अलग तरीके का हुआ करता है। ठीक है, इसके अलावा सामने जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है उसके बारे में बताया गया। आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग ईयर्स वाइज दिख रहा होगा कि 1780 में देखिए इसकी हाइट कितनी है ना। अब हम यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे तो देखिए 1935 में इतनी हो गई है। ठीक है, 56 में इतनी हो गई है, 64 में। तो मतलब क्या है कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो क्या होते जा रहे हैं, मेल्ट होते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं। तो अभी 2022 तक का डाटा है, देखिए 1780 में जितनी इसकी हाइट हुआ करती थी वो आधे से भी कम अब है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतना ज़्यादा हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे उत्तराखंड का बहुत ही फेमस ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसमें उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पहले तो टूरिज़्म को हमें रेगुलेट करना है ना, नियंत्रण रखना ज़रूरी है। इसी तरीके से पॉल्यूशन, जैसे कहाँ कोई वहाँ पे टूरिस्ट जा रहे हैं तो वहाँ पे पॉल्यूशन ना करें। ठीक है, वहाँ पे आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए, लोकल जो कम्युनिटी है उनको एजुकेट करना चाहिए। तो किस तरीके से हम अपने ग्लेशियर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो इसमें बताया गया है। इसके अलावा स्टडी की गई है, जैसे हमारा ग्लेशियर जो पिघल रहा है ना, उस पर थोड़ा सा पास आएंगे तो यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी आपको। ठीक है, 1976 में देखिए येलो कलर से दिखा रहा है। तो पहले ये इतना चौड़ा हुआ करता था, देखिए हमारा ग्लेशियर, है ना। फिर धीरे धीरे 80 में देखिए कितना कम हो गया, फिर और कम होता गया। तो अभी प्रेजेंट जो स्टेटस है इतना है हमारा ग्लेशियर, पिघल के हमारा ग्लेशियर यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है। तो ये पूरी स्टडी की गई है, कंटूर लाइन्स वगैरह ड्रॉ करी गई है ना, इससे एलिवेशन का पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा ये पूरा पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक मैप है ना, ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका। किस तरीके से कहाँ कहाँ क्या कैंप साइट कहाँ पर है, नंदी कुंड कहाँ पर है, पूरा कफनी ग्लेशियर, इन सब के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने लू का नाम सुना होगा, जो हीट वेव होती है वो कब डिक्लेयर करी गई है, उसका डाटा दिया गया। देखिए कितनी हीट वेव्स अभी डिक्लेयर हुई हैं अभी तक की। लू जिसे हम लू कहते हैं ना, जब हमारा जो टेम्परेचर है, नॉर्मल जो टेम्परेचर है उससे 4.5 या 6.5 डिग्री के बीच में अगर आता है तो उसे कहते हैं लू। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग हीट वेव्स है। 1981 से 90 तक कितनी बार हीट वेव्स डिक्लेयर करी है। अभी प्रेजेंट में आपका 600 तक, 2011 से 20 तक 600 हीट वेव्स डिक्लेयर की गई है। ठीक है, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। ये पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से हमारा एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जितने भी आपको ये रेड एरिया दिख रहा है ये सारे एरियाज़ हैं जिनका टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री 6 डिग्री तक बढ़ता रहता है। ठीक है, जो ब्लू एरिया दिख रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर हमारे 4 डिग्री है। तो इंडिया के जो पार्ट्स, इंडिया का जो एरिया है वो आपका लगभग ब्लू एरिया में आता है। ठीक है, कुछ एरियाज़ आपके ग्रीन में भी आते हैं। जब इंडिया का मैप आएगा तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये देखिए
ब्लू में आ रहा है, बीच बीच में रेड भी हो रहा है ना। तो ये आपका ईयर वाइज दिखाता है। 2025 ये देखिए डाटा भी दिखा रहा है, ये 31, 32 ये बढ़ता भी जा रहा है, चेंज भी होता जा रहा है। तो ये पूरा आपका 40-50 साल का पूरा इसमें डाटा दिखाया जाता है। इसके अलावा ये आई स्कोरिंग होती है। जैसे आई स्कोरिंग क्या होती है, जैसे हम जब ट्री को हमें स्टडी करना होता है तो हम उसको रिंग से स्टडी करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी करनी है या बहुत सालों पहले की हमें स्टडी करनी है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, ज़मीन के अंदर ये इस तरीके के आई स्कोर्स डाले जाते हैं, ये निकाले जाते हैं, मतलब स्टडी करी जाती है इनको निकाल के, ठीक है। तो ये हमारा डाटा इसमें दिखाएगा। जैसे आप इसको स्लाइड करेंगे तो आपका 3,32,000 साल पहले कितना कार्बन डाइऑक्साइड था वो आपको बताएगा। इसी तरीके से आप इसको स्लाइड करते जाएंगे ना तो ईयर चेंज होते रहेगा, ठीक है। अभी प्रेजेंट का भी दिखाएगा आपको, ठीक है। तो अभी 1 साल पहले का डाटा दिखा रहा है 406 ppm, जहाँ पहले 200 ppm हुआ करता था वहाँ डबल हो चुका है। तो वो ये इस तरीके की स्टडी करी जाती है, ठीक। इसके अलावा क्लाइमेट इमरजेंसी जो है उसके वीडियोस यहाँ पे दिखाए जाते हैं, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लाइमेट इमरजेंसी क्या है वो आपको बताएगा, है ना। कार्बन पिछले 10 वर्षों में विश्व का कार्बन वनचयन में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। शीर्ष उद्योगों में से एक जो सबसे अधिक कार्बन का उत्पादन करता है और जो शीर्ष 5 कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी इंडस्ट्री से ज़्यादा रिलीज़ हो रही है ना, कहाँ पे ज़्यादा वो किस वजह से रिलीज़ हो रही है वो बताएगा। सबसे पहले 5वें नंबर पर है भवन और निर्माण। बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग्स जो बन रही है ना, उसकी वजह से। इसके अलावा ये आपके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है वो आपको दिखाएगा। सबसे 2023 में सबसे गर्म फरवरी महसूस की गई थी। कैचिंग फीवर यानी हमारी जो पृथ्वी है, जो उसका नॉर्मल तापमान है उससे इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ये संक्रामक तापमान बोला जाता है इसको। जैसे ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं वो क्या करती है, हमारे जो पृथ्वी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करती है, ठीक है। बट तो ग्रीन हाउस गैसेस का होना कोई ख़राब नहीं है, लेकिन एक्सेसिव मात्रा में होना, अत्यधिक मात्रा में होने की वजह से क्या हो रहा है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो क्या कर रही है, ज़्यादा हीट ट्रैप कर रही है, ज़्यादा रेडिएशंस को ट्रैप कर रही है, जिसकी वजह से हमारे जो पृथ्वी है उसका तापमान बढ़ता जा रहा है। वो क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन वजह से हो रहा है वो यहाँ पे बताया गया है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, गैसोलीन एग्रीकल्चर है, कैटल फर्टिलाइज़र है, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ हो रही है, ठीक है। ये पूरा आपको ईयरली उसके थ्रू बताया गया, मैप के थ्रू। इसके अलावा हमारे जो पृथ्वी में कोरियोलिस फोर्स होता है, ठीक है। जैसे कोई भी, अगर यहाँ पे वैसे बॉल हुआ करती थी, हमारी पृथ्वी क्या है, घूमती रहती है, गोल है ना। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी से जाता है तो हमारे पृथ्वी में क्या है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, एक साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ हमारी पृथ्वी से होकर गुजरती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर जाएगी तो राइट की तरफ को डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएगी तो लेफ्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट होगी। सीधे जाने की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट सीधे नहीं जाता, डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही बताया गया, उस फोर्स को कहा जाता है कोरियोलिस फोर्स। इसके अलावा यहाँ पे एक ओशन कंट्रोल, ये ओशन इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है। यहाँ पे किताब रखी गई है, ठीक है। ये सेंसर बेस्ड है, आप इसको बिना टच किए इसका पेज टर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ओशन इकोसिस्टम कैसे क्लाइमेट चेंज को रेगुलेट, ओशियंस कैसे रेगुलेट करते हैं क्लाइमेट को, उसके बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है, हाँ, इसके अलावा आपका ये कोरल रीफ है जो अंडर वाटर फॉरेस्ट है ना, उसके बारे में बताया गया। अलग अलग आपको दिख रहे होंगे, अलग जो हमारे ओशियंस हैं उसके अंदर भी कई सारे एनिमल्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जू प्लैंक्टन्स रहते हैं ना, तो उसके बारे में दिखाया गया पूरी। क्लाइमेट चेंज और उसके क्या क्या प्रभाव हैं, ये बच्चों के लिए, जैसे स्पेशली बच्चों के लिए कार्टून वीडियोज़ हैं। जैसे आप इस पर बटन क्लिक करेंगे तो इस पर वीडियो दिखाएगा बच्चों को कार्टून के थ्रू कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। जैसे बर्फ़ पिघल रही है, अभी देखना आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे बर्फ़ की जगह पानी दिखेगा इनको। ये देखिए बर्फ़ पिघल गई है पूरी, जहाँ पे बर्फ़ होनी चाहिए वहाँ पे क्या है, पानी आ गया है ना। तो उसके बारे में बताएंगे। ऐसी ही क्लाइमेट चेंज क्या क्या इसके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बताइए।
किस तरीके से सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो कर रहा है ना, उस पर संघर्ष बढ़ा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अलग अलग कार्य किए हैं, तो आप इनके पिक्चर पे जैसे क्लिक करेंगे तो इनका वीडियो चल जाएगा। ये जो लेडी है इनको लिविंग एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है फॉरेस्ट का। तुलसी गौड़ा जी नाम है इनका। इसके अलावा यहाँ पे एक सिस्टम लगा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम अपना कार्बन फुटप्रिंट चेक कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी एक्टिविटीज़ से हमारे परिवार कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है, आप जैसे आपने सपोज़ करिए हिंदी में किया, ठीक है। आपके घर में कितने सदस्य हैं, पहले एक एक करके ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। तो आप कितना ज़्यादा रिसाइकिल कर रहे हैं, कितना आप कूड़ा, आपके घर में कितना कूड़ा इकट्ठा होता है, ठीक है। इस तरीके से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना यूज़ करते हैं, तो पूरा आपका डाटा रिकॉर्ड करके ये आपको कैलकुलेट करके बता देता है। तो इसका जो कैलकुलेशन है 60 टन से कम आना चाहिए। अगर आपका 60 टन से ज़्यादा आ रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो इसमें लिखी हुई है। देखिए, व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट, मतलब हम क्या कर सकते हैं वो भी बताया गया है इसमें, ठीक है। अगर 60 टन से कम आ रहा है तो विद इन लिमिट्स है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों की वजह से आपका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है, जैसे बिल्डिंग्स अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है 6.4% है, इंडस्ट्री की वजह से होता है 20%, ठीक है। लैंड यूज़ चेंज हो रहा है, फॉरेस्ट्री की वजह से 9% है, रोड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से 10% है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट की वजह से 18% है, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर की वजह से 15% है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा जो बिना किसी वजह के जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसके बारे में बताया गया। जैसे देखिए, कंस्ट्रक्शन होता है, हमारे वहाँ कोई पुल बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई जंगल कट रहा है, तो वहाँ पे क्या है, जो भी वहाँ पे जीव जंतु रह रहे हैं वो क्या होता है, वो उनका लॉस हो रहा है ना। कई सारे वो इधर उधर भटकते रहते हैं, है ना। तो उसी के बारे में, से पोलर बियर है आजकल, पोलर बियर का भी क्या है, जैसे आपको सामने दिख रहा होगा, ये पोलर बियर की आइस जो है ये मेल्ट होती जा रही है, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब आइस ही नहीं रहेगी तो ये भी कहाँ रहेगा, है ना। इसका जो एरिया है वो ही नहीं रहेगा तो ये कहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यही इसके बारे में पूरा बताया गया है। इसके अलावा जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। जैसे आजकल सोलर पैनल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं ना, सोलर ऊर्जा पे बहुत सारा ज़्यादा वो डाला जा रहा है, तो आप इस पर देख सकते हैं। विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसके बारे में ज़्यादा बताओ। इसके अलावा अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया कि मैग्नीज है, जैसे ये कौन सा एलिमेंट है इसके बारे में बताया। ये जैसे कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट की परमाणु संख्या क्या है, किस किस चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको बताया जाएगा। तथा इसके बारे में प्राचीन काल से ही जाना जाता है। आपने कोबाल्ट देखा होगा, क्योंकि इस धातु से प्राप्त नीले रंग के द्रव्य का उपयोग सैकड़ों वर्षों से कांच के बर्तनों और आभूषणों, किस चीज़ में कोबाल्ट को यूज़ किया जाता है, कांच के बर्तनों के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक। इसके अलावा जो यहाँ पर मेन चीज़ है वो है, वो सामने जो एक वो रखा हुआ है उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। वो आपको देखना पड़ेगा अभी। तो इसमें क्या है कि जैसे ग्रीनलैंड में बर्फ़ किस तरीके से पिघल रही है, उसका क्या रीज़न है, क्या क्या उसके प्रभाव हैं, वो सब आपको, आप वहाँ पे जब खड़े होकर इसको देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप ग्रीनलैंड में मौजूद होकर इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, ऐसे करके अपने उस पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक सर्कल दिखेगा आपको, उसी में खड़े होना है। बहुत अद्भुत अनुभव है, लेकिन इसे हम कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।